अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। अब तक आप लोग उम्मीद है कि टॉपिक सेलेक्ट कर चुके होंगे या सिलेक्शन के प्रोसेस में होंगे, डिस्कशन में होंगे। आप थोड़ा सा अपना जो जहन में आपके आइडियाज़ हैं उसको गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे सर्च करके उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स और जो ऑलरेडी बने हुए थीसिस हैं वो डाउनलोड करके देख रहे होंगे कि पहले इस पे कैसे काम किया है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे रिसर्च प्रपोजल की असाइनमेंट है, एक्चुअली ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, इट्स योर मिड टर्म, तो ये मिड टर्म में काउंट होगी। तो सबसे पहले तो जहन में रखें कि जो भी रिसर्च प्रपोजल आप करेंगे इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम योर फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, ये उसका एक पार्ट है। तो बेसिकली जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, एक्चुअली आप यही सोचें कि आप अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपके जो फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट है मोर देन हाफ उसमें आपका प्रपोजल में ये कवर अप हो जाएगा। ये बात ठीक है कि हो सकता है कि आप एक दफ़ा जब अपनी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको ठीक कर रहे हों या उसको फाइनली रीचेक कर रहे हैं, तो आप उसमें से प्रपोजल वाले जो पोर्शन है वो थोड़े बहुत चेंज भी कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे रिजल्ट्स पे बेस करते हुए हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बट एनीवेज हम अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो चूँकि हमारा मिड टर्म है तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। और आप में से जो लोग जिनने पहले से काफ़ी काम करके रखा हुआ है, इवन उनके पास डाटा भी है और उन्होंने डाटा एनालिसिस भी किया हुआ है, वो भी अपने उस रिसर्च पेपर में से ये प्रपोज़ल निकालेंगे। तो इस प्रपोज़ल की एक बात ज़हन में रखें कि इसका जो भी लैंग्वेज होगी वो फ्यूचर ओरिएंटेड होगी, यानी हम विल में जाएंगे। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि अपने उस थोड़े से जो ऑलरेडी आपने राइटअप किया हुआ है, नॉट इन लिटरेचर रिव्यू बट स्पेशली इन योर मेथडोलॉजी एंड डिज़ाइन सेक्शन और स्पेशली इन योर इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा विल में होगा कि वी विल एक्सप्लोर। ठीक है, और जब आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लेके आएंगे तो फिर वी हैव एक्सप्लोर्ड या वी एक्सप्लोर्ड इस तरह आप उसको कर लेंगे, तो वो आपका पास्ट या प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। ओके, so what is the purpose of this assignment? The purpose of this assignment is basically to provide you experience with designing a research study, ठीक है, and writing a research proposal. So it's an important part of your professional life as well. इसका आपका जो है वो फ़ायदा बहुत academics में भी होगा और profession में भी होगा। तो ठीक है, दिस इज अ कॉमन जॉनर इन एकेडेमिया। सो क्या करता है रिसर्च प्रपोजल? इट एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ अ स्टडी विल बी कंडक्टेड। सो ये जो व्हाई है ये आपकी बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आती है, आपके रिसर्च क्वेश्चन आते हैं, और हाउ आप स्टडी को कंडक्ट कैसे करेंगे वो यहाँ से आपको पता चलता है। इट इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग अ स्टडी। ठीक है, और फिर जाहिर है आपके प्रपोजल की बेस पे आगे फैसला होता है वो स्टडी आपने करनी है या नहीं करनी, एज वेल एज द रिसोर्सेज टू माइंड वेल कंडक्टिंग अ स्टडी। द प्रोसेस इज रिकर्सिव। इसका मतलब है कि जब हम एक प्रपोजल बना चुके होते हैं तो हम उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे डिज़ाइन में क्या फ्लॉज थी, उनको हमें किस तरीके से रिवाइज करना है। एज यू डिज़ाइन योर स्टडी यू विल बी गाइडेड इन पार्ट बाय योर रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी रिसर्च स्टडी। प्रपोजल में भी वो होता है, फाइनल रिपोर्ट में भी होगा, और जो प्रपोजल में आप रिव्यू करेंगे ऑब्वियसली वही आपकी फाइनल रिपोर्ट का भी पार्ट बनेगा। चले, so constructing a proposal, so designing of the study, having conducting a review of the literature online, selecting a topic by identifying some gap in the literature। और चूंकि आप लोग अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म का गैप लेके आएंगे। इवन आप कोई स्टडी रेप्लिकेट कर सकते हैं जो आपकी समझें कि किसी इंडस्ट्री पे नहीं हुई हुई, कोई डिफरेंट इंडस्ट्री उसमें ले आएँ, या आप कोई स्टडी लेके आ सकते हैं जो किसी एरिया में नहीं हुई हुई। तो फिलहाल चूँकि एक लर्निंग प्रोसेस है, अंडर ग्रेजुएट स्टडी, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च लिटरेचर को एक्सपेंड नहीं करती, कोई बहुत बड़ी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज में नहीं लेके जाती। ठीक है, वो बेसिकली एक प्रोसेस से आप लोग गुजरते हैं कि एक रिसर्च स्टडी होती कैसे है। तो आप लोगों का गैप जो है वो बेस कर सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टडी के डिज़ाइन को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी नई पॉपुलेशन पे, या उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन लेके आ सकते हैं। IVDVs के जो रिलेशनशिप हैं वो चेंज कर सकते हैं, कोई मॉडरेटर मीडिएटर उसमें ऐड कर सकते हैं, अप टू योर कैपेसिटी। ठीक है, जिस तरह आपको नॉलेज और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च डिज़ाइन का
कि आपको अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि आप किस हद तक कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहें। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब है कि किसी भी चीज़, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी इवेंट का करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करें। तो you people know how to use Excel, you people may have an idea how to find means, mode, medians, frequency tables कैसे बनाते हैं। तो हो सकता है आप लोग इस तरह की कुछ स्टडी करें। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो रिलेशनशिप्स को टेस्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं को रिलेशनल स्टडी, आईवी और डीवी के रिलेशनशिप। इस हद तक कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता है कि मीडिएटर टेस्टिंग कैसे करते हैं, या उनके पास एक्सेस है कि वो किसी से हेल्प लेके वो मीडिएटर टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो अप टू योर कैपेसिटी आपने स्टडी करनी है। और जो एनालिसिस पोर्शन होता है वो तो सिर्फ बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि रिसर्च प्रपोज़ल जो हम बना रहे हैं, उस रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर हम जो अपना रिसर्च क्वेश्चन है वो कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसीलिए मैंने आपको वो एक टाइम दिया था कि आप अपने टॉपिक को सर्च करें। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझसे ये पूछना शुरू कर दिया कि आप हमें टॉपिक बताएं, या ये टॉपिक ठीक है या नहीं है। द थिंग इज़ कि टॉपिक कैसे ठीक होगा, आपको कैसे पता चलेगा ये टॉपिक ठीक है, जब आप उस टॉपिक को देखेंगे, कि सर्च करेंगे कि इस पे पहले से स्टडीज़ हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि आई वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ HRM ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन, या आई वांट टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल प्राइसेस ऑन GDP और समथिंग लाइक दैट, या आई वांट टू स्टडी द चेंज इन फ्यूल प्राइसेस ओवर पास्ट 10 years। ठीक है, या आई वांट टू स्टडी द बाइंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइंग बिहेवियर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। इस जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, ये आप जब अपने डिफरेंट कीवर्ड्स नेट पे सर्च करते हैं, देन यू फाइंड आउट कि हाँ ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। सो यू नाउ, बाय नाउ यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ हाउ यू वांट टू स्टडी दैट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोगों के पास राइटअप है, आपने एक ब्रीफ प्लान उसमें लिख लिए हैं, रिलेटेड स्टडीज़ उसके अंदर आपने देख लेंगे जी, ये रिलेटेड स्टडी है। नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन योर स्टडी। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा। एक सैम्पल इसमें रिसर्च थीसिस, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च थीसिस भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह लेके चलती हैं। एक मैं आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ थीसिस भी दिखाऊंगा, जो उसको मैं कहूँगा कि दैट्स द लोएस्ट लेवल जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं एक आपको एक अच्छा थीसिस भी दिखाऊंगा जो ऑफ कोर्स जिसमें काफ़ी मेहनत की गई है। तो नाउ यू नीड टू नो कि आप इसमें स्टडी क्या कर रही हैं। पीपल, इंडिविजुअल, सैम्पल क्या होगा आपका। ठीक है, आपका स्टडी क्वेश्चन किस किस्म का है, एम्पेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह आप किसी भी वेरिएबल की को डिस्क्राइब करें, उसका मीन, उसकी ग्रुप डिफरेंसेस, क्या फ़ीमेल जो हैं वो मेल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स परचेज़ करती हैं, या उनका नया मॉडल है मोबाइल परचेज़ करने का, इस किस्म की कंपैरिजन भी किए जा सकती हैं, वो डिस्क्रिप्टिव है। ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो इन एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल स्टडी नहीं होगी आपकी। ठीक है, केस स्टडी भी आई एम श्योर कि आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा एम्पेरिकल स्टडी या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ जिन्हें हम कहते हैं। तो ये जो आपकी को रिलेशनल स्टडी है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की एक टाइप है जिसमें आप आईवी और डीवी का रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये आई वुड रादर प्रेफर कि आप लोग, और आई एम श्योर कि आप लोग ज़्यादा इस तरफ फोकस होगा आपका, क्योंकि मैनेजमेंट साइंसेज में ये जो हमारा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव अप्रोच है उसमें ये ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। फिर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू कलेक्ट द डाटा। ठीक है, चूँकि ये जर्नल इसमें बातें लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी, अगर आप अपना रिसर्च मेथडोलॉजी का कोर्स रिवाइज करें तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बट आई एम क्वाइट श्योर कि इसके अंदर भी आप लोग ज़्यादा फोकस होगा सर्वे पे। ठीक है, तो सर्वे का जो हमारा तरीक़ाकार है जिसमें हम क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करते हैं, और उस क्वेश्चनेयर को के अंदर जो हमारे मैयर्स होते हैं किसी भी वेरिएबल्स के, वो आमतौर पे हम बोरो करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टडी होती है, उनमें से हम वो मैयर्स को फिर हम एक सर्वे की शक्ल में हम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये तरीक़ाकार, आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा इस पे जाएं। और वो लोग जो सेकेंडरी डाटा पे काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ख़ास तौर पे जो हमारे फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं।
वो आपके पास कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्टेट बैंक और पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे उनके एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट्स हैं, तो वो आपका एक डाटा कलेक्शन का तरीकाकार है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन। आप कौन सा टॉपिक जिस पे काम कर रहे हैं, उस टॉपिक पे पहले स्टडीज़ ने जो है वो किस तरीके से ये काम किया, वो आपके लिए गाइडलाइन होती है। देन और आपको हमेशा जब रिसर्च स्टडी आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका जो मेथडोलॉजी का पोर्शन होगा, उसमें डाटा कलेक्शन का एक हेडिंग होती है, या इंस्ट्रूमेंट्स या मैयर्स की एक हेडिंग होती है, वहाँ से आपको ये आइडिया मिल जाता है। इवन वहाँ से अगर कोई वेरिएबल्स हैं जहाँ प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, तो उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो मैयर्स जिन्हें हम कहते हैं, क्वेश्चनियर्स भी आप उन्हें कह सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी गिवन होती है। तो आपने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में भी और रिसर्च प्रपोजल में भी ये बताना है कि ये डाटा कहाँ से लिया गया, या किसका क्वेश्चनियर था जिसको यूज़ करते हुए मैंने ये डाटा कलेक्ट करना था। हाउ विल यू एनालाइज द डाटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं जिसके अंदर कंटेंट एनालिसिस का तरीका लेके आप जो क्वालिटेटिव डाटा है उसके अंदर थीम्स फाइंड आउट करते हैं, उन थीम्स को टेबुलेट करते हैं। तो आप अगर अपनी जो रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक है उसमें एक चैप्टर होगा क्वालिटेटिव रिसर्च का, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर ये तरीका का डिफाइन होगा कि हाउ यू कैन डू ए क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड देन ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव रिसर्च, आई गेस के ज़्यादा लोग इसको प्रिफर करेंगे। इसके अंदर आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। अब स्टेटिस्टिकल मेथड्स दो तरह के होते हैं, एक तो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होती है जो ज़्यादातर मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इस किस्म के एनालिसिस या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होते हैं, ठीक है। और एक हमारी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर जो बेसिक हमारे पास तरीक़ाकार है वो कोरिलेशन एनालिसिस है, जिसमें ये देखा जाता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। पी वैल्यू हमें बताती है कि वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस है, यानी कि इस बात के 95% चांसेस हैं कि ये सिर्फ रैंडम रिजल्ट नहीं है, ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं रिलेशनशिप। उसके बाद हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है जो SPSS में किया जाता है, जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि जो बीटा वैल्यू है आपकी वो कितनी है, कि अगर IV DB पे इफेक्ट कर रहा है तो कितने यूनिट्स चेंज IV को जो है वो DB को उतने यूनिट्स चेंज करेंगे। तो अगर तो बीटा वैल्यू इधर से आल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग आपके रिग्रेशन में, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर उसके अंदर मीडिएशन मॉडरेशन एनालिसिस भी SPSS में पॉसिबल है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं कि जी एनालाइज कैसे करना है आपको डाटा, तो ये आपके एक स्टडी के डिज़ाइन की एक पार्ट है। तो यहाँ पे ये आपको एडवाइस कर रहे हैं कि बी वेरी स्पेसिफिक इन बोथ द डाटा यू विल एग्जामिन एंड द वेज इन विच यू विल एनालाइज इट, ठीक है। लुक फॉर स्कॉलरशिप दैट इज सिमिलर टू काइंड यू विश टू डिजाइन। ये स्कॉलरशिप का यहाँ पे मतलब है कि ऐसी स्टडीज को देखें, ठीक है, व्हाट अदर रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड एज डाटा एंड हाउ दे हैव स्टडीड। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि जी पुराने जो रिसर्च हम जिस एरिया में कर रहे हैं उसने किस तरीके से ये एनालाइज किया। अब ये कन्वेंशनल एलिमेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल के, मैं आपके साथ एक टेम्पलेट भी शेयर करूंगा जो बेसिकली आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का टेम्पलेट होगा, बट आई होप कि आप उसी को फॉलो करके अपना रिसर्च प्रपोजल भी मुझे सबमिट कराएंगे। और वो बड़ा एक सिमेट्रिकल टेम्पलेट होगा आपके लिए, ये कंपलसरी होगा कि आप जितने भी सबमिशंस हैं वो उसमें होंगे, और उसके स्पेशल मार्क्स भी उसमें होंगे फॉर्मेटिंग के, क्योंकि आमतौर पे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स होती हैं इनकी फॉर्मेटिंग सेम होती है, ताकि इंस्ट्रक्टर्स के लिए इजी हो सके कंपैरिजन करना, स्टडी करना। एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, पता होता है कि जी इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, उसमें क्या क्या आना है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन का सेक्शन है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट आपको मिलेगा, आपने उस टेम्पलेट को फॉलो करना होगा। और आई होप कि ये इसमें आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के नॉलेज से साथ साथ जो आपकी कंपोजिंग स्किल्स हैं, वर्ड को यूज़ करने की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने की स्किल्स हैं, वो भी यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं, टाइटल, नेम, रोल नंबर, प्रोफेसर नेम, रिसर्च प्रपोजल, ये जो पैटर्न मैं आपको दूंगा ये आप उसको फॉलो करेंगे। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी यूनिफॉर्म होती हैं और ये बड़ी पैटर्न में होती हैं। आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना आता है और आपको थोड़ी सी आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी आती है तो आप उसको अप्लाई कर लेंगे। मूविंग टू इंट्रोडक्शन,
अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर मैं आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे भी बता सकता हूँ, बट आई थिंक द बेस्ट वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शंस लिखे हुए हैं इस थीसिस के, दो थीसिस मैं आपसे भी शेयर करूँगा, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराती है, बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक टॉपिक है, किसी एक इंडस्ट्री पे आप लेके चल रहे हैं काम, तो आप लिखेंगे जी सर इंडस्ट्री में ये इश्यूज़ हैं, बैंकिंग में आप कहेंगे जी ये इश्यूज़ हैं, या आप कहेंगे कि जी कंज्यूमर्स जो हैं वो आजकल सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसमें ये इश्यूज़, उससे रिलेटेड जी ये मेरी स्टडी है जिसमें मैं इसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू स्टडी, व्हाई इज इट वर्थ स्टडिंग, डज द प्रपोज स्टडी हैव थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, डज इट कंट्रीब्यूट टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। ठीक है, और प्लस आपकी इंट्रोडक्शन में ही आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च प्रॉब्लम, इसी तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जब आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे लिखना है। तो हमेशा रिसर्च सीखी जाती है, ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है उसको ज़्यादा उससे एक्सपोज होके, उसको देख के, उसको पढ़ के, उसको समझ के। तो आपको चूँकि आपकी स्टडी, अपनी स्टडी यूनिक है, हर स्टूडेंट की एक स्टडी जो आइडिया है वो यूनिक है, तो उसकी इंट्रोडक्शन कैसी आनी चाहिए, वो उससे रिलेटेड जो है स्टडीज़ को देख के कि उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन लिखी है वो अपनी एक बेहतर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सो नोट देयर इज अ बिट ऑफ ओवरलैप इन इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम एंड लिटरेचर रिव्यू। कुछ पोर्शन लिटरेचर रिव्यू का जो है वो आपके इंट्रोडक्शन में भी आता है, लेकिन उसका मकसद उसको एक्सप्लेन करना नहीं होता अपनी वेरिएबल्स या अपने टर्म्स को, उसका मकसद होता है उसको उसकी सिग्निफिकेंस और उसके बैकग्राउंड के साथ ज्वाइन करना। so, आप जेहन में रखें कि इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड आ जाता है, सिग्निफिकेंस आ जाता है, एक रैशनल आ जाता है जी स्टडी क्यों की जा रही है, रिसर्च प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उससे रिसर्च एम्स आ जाते हैं, फिर उसके साथ साथ रिसर्च क्वेश्चंस भी आम कभी इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, कभी हम उसको लिटरेचर रिव्यू के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाता है लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन। आई होप कि इसका बारे में आपको information होगी। I have already uploaded lectures related to literature review on my YouTube channel, especially for the MBA class। आप उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस किस्म का होना चाहिए, कैसे करना है उसको। ठीक है, तो असल में ये आपकी बैकबोन है, आपके जितने वेरिएबल्स हैं उनको आपने डिफाइन करना है लिटरेचर रिव्यू में, आपके जितनी वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप हैं उनको आपने डिफाइन करना है, इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं उसमें प्रीवियस स्टडीज़ में क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज़, क्या चीज़ नहीं एक्सप्लोर हुई वो आपने लिटरेचर में डिफाइन करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो थियरीज़ यूज़ हुई हैं। समझिए आप मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं, आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कोर्स पढ़ा है, तो आपको पता है कि मोटिवेशन की कितनी थियरीज़ हैं। असल में अब आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आप उन थियरीज़ में से कौन सी थियरी को यूज़ करें अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप एग्जांपल दूं कि जैसे जॉब स्ट्रेस, अब जॉब स्ट्रेस के लिए बहुत सारी थेरीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे जॉब डिमांड रिसोर्स मॉडल है वो भी यूज़ होता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थेरी है वो भी यूज़ होती है, इस तरह कॉग्निटिव अप्रेजल थेरी है वो भी यूज़ होती हैं। तो अब ये बहुत सारी थेरीज़ जो हम यूज़ करते हैं अबाउट जॉब स्ट्रेस, जैसे मोटिवेशन में मैस्लोज थेरी है, उसके बाद आई थिंक एक इक्विटी थेरी है। ठीक है, तो एक अगर रिकॉल करें तो आपको 5 या 6 थेरीज मोटिवेशन से रिलेटेड मिलेंगी। अब उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर आप ये बताते हैं कि मेरे स्टडी से रेलिवेंट जो रिलेशनशिप्स मैं लेके चल रहा हूँ, जो डिस्क्राइब मैं करना चाह रहा हूँ फिनोमिना, उसमें कौन सी थेरी ज़्यादा अप्लाई होगी। ठीक है, तो इट एड्रेसेस द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस: what have others said about this areas, what theories address it and what do they say, what research has been done and not done previously, are these consistent findings or do past studies disagree? Are there flaws or gaps in the previous research that you study will seek to remedy? Right? तो ये रिसर्च क्वेश्चन आल्दो ये नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा है, बट इट्स अप टू यू, आप इसको नंबर 3 पे भी ले जा सकते हैं लिटरेचर रिव्यू से ऊपर, और आई वुड रादर प्रेफर कि आप इसको लिटरेचर रिव्यू से पहले ही मेंशन कर दें अपने चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर रख लें।
उसके बाद आपका आ जाएगा अच्छा, उसके बाद एंड ऑफ द हाइपोथेसिस, एंड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, आप अपना हाइपोथेसिस और फ्रेमवर्क मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि अक्सर रिसर्च क्वेश्चन से ही हाइपोथेसिस निकलते हैं, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, तो उसकी जगह हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉय मोटिवेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ये देखें कि आपके पास यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन जैसे आपने बनाया, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये रिसर्च क्वेश्चन आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, और फिर आप उसको हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करेंगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये परफॉर्मेंस को तो दो तरीक़ों से मेजर किया जाता है, एम्प्लॉय टास्क परफॉर्मेंस और सिटीजनशिप बिहेवियर। तो फिर उससे रिलेटेड आप रिसर्च डिस्कस करके ये हाइपोथेसिस जनरेट कर देंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज पॉजिटिव रिलेटेड टू एम्प्लॉय टास्क परफॉर्मेंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज पॉजिटिव रिलेटेड टू सिटीजनशिप बिहेवियर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस हैं वो आप उस तरीके से अपने जनरेट कर लेंगे, और साथ एक फिगर प्रेफरेबली ड्रॉ कर लें जिसको हम स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो हैं वो रिलेशनशिप्स किस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर प्रोसीजर का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हेडिंग्स बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने की हैं, और इनको आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट में लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा, जो प्रोसीजर्स हैं। सो हाउ विल यू कंडक्ट योर स्टडी, ये रिसर्च प्रपोजल में बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन का जो सेक्शन होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। तो ये रिसर्च डिज़ाइन का जो आपका सेक्शन है, ये आप उसको उसके अंदर ये, क्योंकि उसे मेथडोलॉजी भी कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, उसका आंसर यही है कि हाउ विल यू कंडक्ट योर स्टडी। आप अपने रिसर्च मेथड्स के कोर्स में अगर उसको थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करें तो बाकायदा रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन हुई होती है, सैम्पलिंग कैसे करनी है, उसमें मेजर्स कौन से यूज़ करने हैं, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन सी होंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं कि जैसे एम्पेरिकल रिसर्च की इसने एग्जांपल दिया है कि दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है। आपने कहा, मैंने जैसे एग्जांपल दिया बैंकिंग, तो बैंकिंग में इंडिविजुअल से होगा वो डाटा कलेक्ट, तो मेरे पार्टिसिपेंट्स एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे। अच्छा, अब जाहिर है आप अगर आप कहेंगे जी जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो कौन से स्केल से हैं जी, बैंकिंग में कौन से स्केल होते हैं, OG1 से लेके और इस लेवल तक के हैं। क्या उसके अंदर आपके सारे वाइट कॉलर जॉब्स आएंगी या ब्लू कॉलर जॉब्स आएंगी, डेस्क जॉब्स वाले आएंगे, मैनेजर से करेंगे, तो ये भी आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी का ये पोर्शन होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है सैम्पलिंग। अब कौन सी सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपके पास आप कहेंगे जी हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम के अंदर सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, हम सारे बैंक्स तक नहीं जा रहे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आप फर्स्ट लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर फर्दर क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लस्टर के अंदर फर्दर सब क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, या आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग करने जा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। फिर एक स्नो बॉल सैम्पलिंग होती है आजकल, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप है, जिसमें आप कुछ लोगों को अपना क्वेश्चन सेंड करते हैं विद द रिक्वेस्ट कि आप इसको फर्दर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ सेंड करें। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको सारा ये डिस्कस करना होता है। फिर मेयर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, a discussion of the measurements generally consider the following question: what are the key variables in the study। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जॉब टास्क परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर। हाउ विल यू डिफाइन एंड मेजर देम। आप ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू में इनकी डेफिनेशंस तो दे चुके हैं, अब आपने यहाँ पे मेजरमेंट, तो आपने लिखना है कि जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मेजर्ड बाय द स्केल अडॉप्टेड फ्रॉम दिस प्रीवियस ऑथर। ठीक है, डू योर डेफिनेशन मेजरमेंट ड्रॉ ऑन डिफर फ्रॉम दोज प्रीवियस रिसर्च इन दिस एरिया। ये मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगा, अगर आप एम्पेरिकल स्टडी कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे पुराने ऑथर से जो क्वेश्चनेयर्स हैं वो अडॉप्ट करें। ठीक है, तो यू वांट टू कंसिडर कॉन्करेंट इंटरेक्ट में और सम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये समझें कि जो आप स्टडी करने जा रहे हैं प्रीवियस स्टडीज़ ने उसको कौन से मेजर्स यूज़ किए हैं।
फिर डाटा कलेक्शन मेथड, सर्वे किस तरह करेंगे, कहाँ पे उनको दिया जाएगा, सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, उसके अंदर क्या पूछेंगे, डेमोग्राफिक्स कौन कौन सी पूछेंगे आप उसके अंदर, जेंडर के बारे में पूछेंगे, मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछेंगे। और ऑब्वियसली आपके रिसर्च प्रपोजल में भी और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आपके अपेंडिक्स में आपका जो सर्वे फॉर्म, अगर आपने सर्वे किया है, अगर नहीं सर्वे किया, आपने सेकेंडरी डाटा यूज़ किया है, तो वो सेकेंडरी डाटा की सोर्स मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपने सर्वे किया है तो वो सर्वे इन इट्स कंप्लीट फॉर्म आपके अपेंडिक्स में अटैच होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल में भी और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, तो ये आप ये बातें इसी तरीके से अपने जहन में बिठाते जाएं और समझते जाएं। एनालिसिस आपके रिसर्च प्रपोजल में हुआ नहीं होगा, आपने रिसर्च प्रपोजल में एनालिसिस करके नहीं दिखाना। रिसर्च प्रपोजल में आपने ये बताना है कि एनालिसिस कैसे और कौन सा करेंगे, उसकी एक लॉजिक बताएंगे। ठीक है, और बेसिकली ये आप अपने मेथडोलॉजी के चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 होगा, आप उसी के अंदर ही बताएंगे। आपका जो चैप्टर होगा रिसर्च रिजल्ट्स का चैप्टर होगा, उसके अंदर आप ये एनालिसिस की डिस्क्रिप्शन ही देंगे, उसके अंदर आप किया हुआ एनालिसिस दिखाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं इसमें कोरिलेशन अप्लाई करूंगा, कोरिलेशन क्या होती है उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, और कोरिलेशन एनालिसिस में क्या पता चलता है उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। ठीक है, और साथ साथ ये भी बताऊं कि आपके जो प्रीवियस मेथडोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जो सेक्शन है, इसके अंदर आप थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है तो उसके अंदर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा उनकी डेफिनेशंस भी देते हैं कि जी सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग की टाइप्स क्या होती हैं, और एक आधा पैराग्राफ उन सारी टेक्निक्स पे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ताकि चूँकि ये एकेडमिक प्रैक्टिस है तो उसमें ये क्लियर हो जाए कि अच्छा जी ये होती है सैम्पलिंग। आप अपने प्रीवियस जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे कंसल्ट करके उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख के और फिर आप बताते हैं कि जी हम ये यूज़ करना है या मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी इसकी डिमांड इस तरीके से करती है। ठीक है, तो आप एनालिसिस में बताएं जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक होगी, जो सर्वे कंडक्ट होगा उसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनको हम SPSS में या उसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनको उनकी कोडिंग करेंगे, उसके बाद हम डाटा को चेक करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ के एनालिसिस करेंगे, इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्सेज को चेक करेंगे कि किसी ने जैसे 1111 सब ने कर दिया तो वो वाला हमारा सर्वे फॉर्म जो है हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद अब इसमें ये बताएंगे कि आप फर्दर जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी रिलायबिलिटी क्रॉनबैक अल्फा से चेक करेंगे। ठीक है, और फिर आप कहेंगे हम वेरिएबल्स उसे जनरेट करके फिर उनका आपस में रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस देखेंगे। साथ साथ आप बताएंगे हम डेमोग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे कि जी हमारे इसमें कितने मतलब डिफरेंट जो डेमोग्राफिक्स हैं, जेंडर हो गया, एज हो गई, इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस हो गया, उनकी लेवल ऑफ डेजिग्नेशंस हो गई, उनकी एक्सपीरियंस हो गया, ये जो डेमोग्राफिक्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे। तो ये आप सिर्फ इसमें डिफाइन कर रहे हैं, प्रपोजल में आपने एनालिसिस करना नहीं है, प्रपोजल में आपने सिर्फ डिफाइन करना है कि जी एनालिसिस इस तरीके से होता है। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रपोजल मीन्स डज नॉट मीन अ कंप्लीट स्टडी। प्रपोजल मीन आप प्रपोज कर रहे हैं कि जी हम ये करने जा रहे हैं, और especially for those people who have already completed their research, who have already got their data, उनके लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डाटा एनालिसिस, इन योर कलेक्टेड डाटा राइट नाउ। फॉर प्रपोजल इट इज़ अ फ्यूचर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपने ये भी सीखना है कि आपके पास पहले भी काम हुआ हुआ हो, तो यू हैव टू नो हाउ टू डिज़ाइन अ रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी, ऑफ कोर्स इफ यू आर यूजिंग एंड नोट्स और मेंडले और अदर सॉफ्टवेयर या वर्ड का अपना जो डिफ़ॉल्ट है, वो जो भी आप टेक्निक यूज़ करें, आपने APA स्टाइल उसके अंदर रेफरेंसेस जो हैं उसमें लगाने हैं। ठीक है, और आपकी जो इन टेक्स्ट साइटेशंस होंगी, यानी टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशंस होंगी, वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उसके लिए यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि APA स्टाइल की साइटेशंस किस तरह होती हैं। अदरवाइज यू कैन वॉच मोर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब टू लर्न दिस। ठीक है, और रेफरेंसेस बाय हैंड इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, या यू विल लूज लॉट ऑफ मार्क्स अगर आपने बाय हैंड रेफरेंसेस की होंगे उसमें। एंड ऑब्वियसली वो इट्स नॉट एन ईजी टास्क है बाय हैंड रेफरेंसिंग करें।
क्योंकि उसमें आप उनकी जो नंबरिंग है, उनकी ऑर्डर है, जो भी उसका फॉर्मेट है, उसको आप सेट नहीं रख सकते, ठीक है। देन यू हैव टू प्रोवाइड मी इन योर रिसर्च प्रपोजल स्केड्यूल। ये आप एक चार्ट बना लें, अब बेशक टाइमलाइन का जी इस डेट से इस डेट तक हम ये वाला काम करेंगे, इस डेट से ये काम करेंगे। बेशक आप नेट पे सर्च करें तो गैंट चार्ट होता है, उसको आप फॉलो कर लें, जिसमें वो डिफरेंट कलर्स कर देते हैं जी इस डेट से इस डेट तक। ये कैलेंडर की तरह का ही होता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको कौन से जो बेंच मार्क्स हैं कि जी हम इंट्रोडक्शन इस टाइम तक लिखेंगे, लिटरेचर व्यू यहाँ पे करेंगे, सर्वे यहाँ पे करेंगे। पैरेलल भी हो सकते हैं काम, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये टाइमलाइन ऐसे चले कि नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, आप पैरेलल भी उसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रपोजल की लेंथ रिकमेंडेड ये है कि 10 to 15 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। 10 to 15 पेजेस ऑफ द बॉडी, इसमें जो आपके अपेंडिसेस हैं और आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो आई होप इजीली आप एक दफ़ा जब काम करना शुरू होंगे या आपके 10 to 15 पेजेस तक बन जाएंगे। अच्छा, सिमिलैरिटी कितनी होनी चाहिए, ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा इसको लीनियंट कर दिया है। एक्चुअली ये 20% होता है, लेकिन ये 30% पे मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रपोजल। अगर ये ग्रेटर देन 50% है तो फिर आई विल रिटर्न यू द प्रोजेक्ट, ठीक है, कि अगर मुझे रिवाइज करके दें, और लेकिन फिर आपके उसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करें कि आप इसको 30% पे लेके जाएं। 30% से अबव आप मुझे देंगे तो फिर इसमें मार्क्स भी डिडक्ट होंगे और आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस को मार्क्स दिए हैं, लिटरेचर रिव्यू को मार्क्स दिए हैं, साइटेशंस उनके तरीक़ाकार ठीक लिखी हैं गलत लिखी हैं उसके भी मार्क्स हैं, मेथडोलॉजी के मार्क्स हैं, और फिर फॉर्मेटिंग के मार्क्स हैं। सो यू शुड बी क्लियर कि जी कौन कौन सी चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपको इसकी नंबरिंग होगी, राइट। सो यू गॉट द आइडिया हाउ टू फॉर्मेट APS 7 स्टूडेंट पेपर। ये देखें, यूट्यूब की वीडियो का लिंक है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जी किस तरीके से ये फॉर्मेटिंग करनी है। सो दैट वाज अबाउट द प्रपोजल, दिस इज़ मिड टर्म असाइनमेंट। अब उसकी जो फॉर्मेटिंग आपकी प्रॉपर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और एक सैम्पल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।